नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता से नीरज सर आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। हम सब समास पढ़ रहे थे और समास में हम लोगों ने समास की भूमिका पढ़ ली थी और समास की भूमिका पढ़ी थी, उसकी परिभाषा पढ़ी थी हम लोगों ने। समस्त पद क्या है, सामासिक पद क्या है और समास के भेद क्या हैं, किन किन विद्वानों के अनुसार किसने कितना बताया है, उन सब का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। उसी क्रम में हम लोगों को पढ़ना है समास के भेद का पहला समास अव्ययी भाव समास। तो सबसे पहले समझते हैं कि अव्ययी भाव क्या है। हमारा समास है अव्ययी भाव समास। तो इसका अर्थ क्या होता है? अव्यय तो समझते हैं क्या, अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव का अर्थ क्या होता है? अव्ययी भाव यानी अव्यय क्या हो जाएगा? अव्यय। और भाव का अर्थ होता है होना। भाव का अर्थ क्या होता है? होना। यदि कोई भी दो पद आपस में मिलने से अव्यय हो रहे हैं तो ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। समास के दोनों पद अव्यय नहीं होते हैं जब दोनों पद एक में मिलते हैं। जैसे उदाहरण की ओर देखते हैं, यथा प्लस शक्ति। अब इसमें ना तो यथा क्या है? अव्यय है, ना तो शक्ति ही अव्यय है। अब इसके बाद जो यथा शक्ति जो शब्द हमको मिला वो क्या है? वो अव्यय है। यथा शक्ति जो शब्द मिला या जो समस्त पद बनकर के तैयार हुआ वो क्या है? अव्यय है। ना तो इसमें यथा था अव्यय और ना ही शक्ति अव्यय था। तो ये कह सकते हैं अव्ययी भाव समास का अर्थ होता है कि जब एक समस्त पद समासिक पद वो मिले जो अव्यय हो जाए वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास, या अव्यय हो जाना ही अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब इसमें कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है किस समास में अव्ययी भाव यानी अव्यय हो जाता है, यानी किस समास में पद जो होता है या समस्त पद या समासिक पद जो है अव्यय हो जाता है। तो हमारा उत्तर होगा अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में समस्त पद या समासिक पद जो होते हैं वो अव्यय हो जाते हैं। ठीक। अब इसकी हम परिभाषा हम लोग देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है अव्ययी भाव की। इसको संस्कृत में कहा गया, इसके एक सूत्र दिया गया कि पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, कि जिस समास में पूर्व पद क्या है? जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो। प्रधान का अर्थ होगा मुख्य होना। प्रधान का अर्थ क्या हो जाएगा? मुख्य। जिस समास में क्या है कि पूर्व पद, पूर्व और उत्तर पद आप जानते हैं कि उसमें बताया गया है संधि प्रकरण में। पूर्व का अर्थ होता है पहले वाला पद और उत्तर पद का अर्थ हो जाएगा बाद वाला पद। तो क्या बताया? जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो यानी पूर्व पद मुख्य हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब ये दो पद होते हैं, जैसे हम लोगों ने उदाहरण के तौर पर देखा था यथाशक्ति। तो यथा इसमें क्या था कि पूर्व पद था। और यथा पुनः देख लेते हैं, जैसे यथा और धन शक्ति। तो यथा इसमें क्या है? हमारा पूर्व पद है। और शक्ति क्या है? ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्व पद। और ये क्या हो जाएगा? उत्तर पद हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या बताया गया कि पूर्व पदार्थ प्रधानो यानी पूर्व पदार्थ की यानी पूर्व पद की जिस समास में प्रधानता हो जाए, मुख्य अर्थ को प्रकट करे, वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। या कह सकते हैं जिस समास में पूर्व पद प्रधान या मुख्य हो अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब अव्ययी भाव समास ये हमारी परिभाषा हम लोगों की आशा है समझ में आ गई होगी। अब अगले स्टेप में, अगले चरण में हम लोग ये देखते हैं कि अव्ययी भाव समास होगा कहां पर। अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ लिया और 4-6 उदाहरण के द्वारा पढ़ लेते थे, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या है कि उन 2-4 उदाहरणों के रटने से हमारा कार्य होने वाला नहीं। तो इसलिए ये स्थिति हमारी समझ में आना चाहिए कि कहां कहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव कहां कहां पर होता है? विभक्ति में, जहां पर विभक्तियों का योग हो जाता है वहां पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास। समीप यानी पास के अर्थ में। समृद्धि का अर्थ क्या हो जाएगा? उसका विकास होने पर। वृद्धि का अर्थ क्या होता है? वृद्धि का अभाव। वृद्धि का अर्थ क्या हो जाएगा? जहां पर उसका वृद्धि यानी उसके विकास का अभाव हो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है।
अब क्या अर्थाभाव, जहां पर अर्थ का भाव हो, यानी अर्थाभाव स्पष्ट करने के लिए अत्ते, अत्ते का अर्थ होता है नष्ट होना, जहां पर किसी चीज को नष्ट कर दिया जाए वहां पर भी अव्ययी भाव होता है। फिर क्या होता है असंप्रति, असंप्रति का अर्थ होता है अब युक्त ना होना, अब उसमें मिला नहीं है, इसलिए असंप्रति से जो शब्द होंगे वो क्या हो जाएंगे, अव्ययी भाव हो जाएंगे। शब्द प्रादुर्य भाव, यानी शब्द और सदृश्यता के अर्थ में जो भी शब्द का निर्माण होगा वहां पर भी अव्ययी भाव होगा। आन पूर्व, यानी आन पूर्व का अर्थ होता है क्रमशः जो शब्द आएंगे उनमें क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। योग पद यानी एक साथ होने में, सादृश्य समान होने में, संपत साकल्य का अर्थ हो जाएगा संपूर्णता के अर्थ में, और अंत में क्या आता है अंत, और अंत, अंत का अर्थ होता है समीप के अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है। एक बार पुनः समझते हैं, विभक्ति के अर्थ में समीप, समृद्ध, व्यर्थ, अर्थ भाव अत्ते, असंप्रति, शब्द प्रादुर्य भाव, आन पूर्व, योग्य पद, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, और अंत के अर्थ में क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक पद का उदाहरण देखते हुए एक एक का चलते हैं कि कहां पर कौन सा होगा। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा है विभक्ति के अर्थ में। विभक्ति क्या हो जाएगा, विभक्ति के अर्थ में, तो विभक्ति के अर्थ में क्या हो जाएगा, विभक्ति के अर्थ में, विभक्ति के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का अर्थ क्या होता है, शुभंत हो जाता है। तो शुभंत और तिगंत होना, अब विभक्ति के अर्थ में इसके हम केवल उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट करते हुए चल रहे हैं। जैसे क्या हो जाएगा, अधिहारी, क्या हो जाएगा, अधिहारी, अधिहारी। तो अब प्रश्न पूछेगा अधिहारी में समास होगा, अधिहारी में समास होगा, तो अधिहारी में समास क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें अधि में क्या है, सप्तमी विभक्ति का योग होगा, तो इसलिए जो विभक्तियां जिसमें हो रही हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, विभक्ति के कारण ये क्या हो रहा है, अव्ययी भाव समास हो रहा है। तो इसका अगर हिंदी में क्या हो जाएगा हरि में, क्या हुआ, हरि में। अब इसका क्या है कि अगर हमें संस्कृत में इसका विग्रह करना है तो क्या हो जाएगा, अब देखेंगे विभक्ति है, ये समस्त पद हो जाएगा। अब इसको कभी कभी ये पूछ लेता है इसका सही समास विग्रह होगा, तो क्या हो जाएगा, हरौ इति, हरौ इति। अब देखेंगे इसमें क्या है, इसमें हरो में विभक्ति क्या हो गया, हरो अधिहर, हरि, हरिम, हरिणा, हरे, 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 हरो। हरो में क्या है, सप्तमी होगा, हरो में क्या है, सप्तमी विभक्ति, और जब इसमें क्या है, इनका दोनों का योग हुआ और क्या हो गया, अधिहरि शब्द बना, तो इसमें क्या हुआ, सप्तमी विभक्ति का लोप हो गया, इसलिए विभक्ति के लोप में भी क्या होता है, अव्ययी भाव। दूसरा हम देख लेते हैं, जैसे अधिगोपम, अधिगोपम, तो अधिगोपम, अधिगोपम जो शब्द है, तो अधिगोपम में क्या हो जाएगा, यानी अधिगोपम यानी गोप में, गोप यानी ग्वाल में। तो अब इसमें देखेंगे क्या, इसका अगर विग्रह करना है तो क्या हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगी, गोप, क्या हो जाएगा, गोप इति, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका इसमें गोपी। अब इसका गोप देखेंगे, गोप होगा तो गोप का सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगा, गोपी, क्या हो जाएगा, गोप। तो इसमें क्या हुआ, अधिगोपम, इसमें क्या हो, गोपी थी, और जब दोनों का इसमें क्या हुआ, सप्तमी विभक्ति का लोप हुआ और बन क्या गया, अधिगोपम। इस तरह से जहां पर विभक्तियों का लोप हो रहा हो वहां पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं समीप के अर्थ में, क्या हो जाएगा, समीप, समीप के, समीप के अर्थ में, तो समीप के अर्थ में क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या है, समीप के अर्थ में, समीप के अर्थ में उप, क्या हो जाएगा, समीप के अर्थ में उप आदि, उप आदि अव्यय, अव्यय शुबंत, अव्यय शुबंत पदों का
योग होता है। तो क्या है, समीप, समीप के अर्थ में उप आदि अव्यय सुबंत पदों का क्या होता है, यहां पर योग होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन सा इसमें योग हो जाएगा, जैसे उपगंगम, क्या हुआ, उपगंगम, उपगंगम। तो उपगंगम, अब इसमें क्या कहा है आपने, उप आदि अव्यय सुबंत पदों का योग होता है किसके अर्थ में, समीप के अर्थ में। तो क्या हो जाएगा, समीप के अर्थ में। तो किसके समीप में है, गंगा के समीप में। तो इसमें क्या हो जाएगा, गंगाए, क्या हो जाएगा, गंगाए। इसका विग्रह क्या हो जाएगा, गंगाए समीपम, समीपम। अब ये हिंदी में कैसे पूछ लेगा कि उपगंगा, उपगंगा में क्या पूछेगा, हिंदी में उपगंगा में समास होगा, तो उपगंगा में समास होगा अव्ययी भाव। और ये संस्कृत में कैसे पूछेगा, उपगंगम में समास होगा तो उपगंगम में समास भी अव्ययी भाव होगा। और गंगाए समीपम, इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका विग्रह। और ये क्या हो जाएगा, इसका अगर हम हिंदी करते हैं तो क्या हो जाएगा, गंगा के समीप। इसका क्या हो जाएगा, गंगा के समीप, गंगा के समीप। अब हिंदी और संस्कृत को एक में मिलाकर के अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये हमारे समझ में आ रहा है कि समीप हम कहां से ले आ रहे हैं, और ये उप हो रहा है तो उप का अर्थ समीप कैसे हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगला हम देखते हैं क्या हो जाएगा, उपकृष्णम। अगला उदाहरण हमारा क्या है, उपकृष्णम, उपकृष्णम। तो उप का अर्थ क्या हो जाएगा, समीप, और कृष्णम का अर्थ हो जाएगा कृष्ण के। तो इसमें क्या हो जाएगा, कृष्णस्य, क्या हुआ, कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम, यानी कृष्ण के पास, क्या हो जाएगा, कृष्ण के पास। अगर इसका हिंदी में होगा उपकृष्ण, तो उपकृष्ण में समास कौन सा होगा, अव्ययी भाव, और इसका समास का विग्रह क्या हो जाएगा, कृष्ण के समीप। तो क्या हुआ, कृष्णस्य समीपम। तो इसमें क्या हो जाएगा, कृष्ण के समीप या पास, समीप या क्या हो जाएगा, पास। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, यहां पर समीप के अर्थ में अव्ययी भाव समास होगा। आगे हम लोग देखते हैं, समीप के अर्थ में हो गया, और अगला अर्थ हो जाएगा हमारा समृद्ध। क्या हुआ, समृद्ध, समृद्ध के अर्थ में देखते हैं। तो समृद्ध के अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है, क्या हो जाएगा, समृद्ध के अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो इसके अर्थ में क्या है, समीप, समृद्ध के अर्थ में भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अब इसमें क्या होगा, उदाहरण होगा जैसे क्या हो जाएगा, सुमद्रम, सुमद्रम। तो इसमें क्या, सुमद्रम, अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सुमद्रम का हो जाएगा, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मद्राणाम, मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि। अर्थात क्या हो जाएगा, मद्र देश की वृद्धि, मद्र देश की वृद्धि या समृद्धि, वृद्धि कर सकते हैं या कर सकते हैं समृद्धि। तो ऐसी स्थिति में क्या है, सुमद्रम में क्या है, कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला देखते हैं, सुभिक्षम, सुभिक्षम, यानी भिक्षा में क्या हुई है, समृद्ध हुई, अर्थात भिक्षा का क्या है, बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, भिक्षाणाम समृद्धि। ठीक, तो भिक्षाणाम समृद्धि यानी भिक्षा में समृद्धि। शुभारतम, शुभारतम, तो क्या हो जाएगा, भारताणाम समृद्धि, यानी भारत देश की समृद्धि।
तो ऐसी स्थिति में शुभारतम, शुभेच्छा, सुमद्रम, इन सब में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? व्यर्थ। क्या हो जाएगा? व्यर्थ। व्यर्थ का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ का अभी आप लोगों ने अर्थ पढ़ा कि वृद्धि का अभाव। तो वृद्धि का अभाव, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? जहां पर क्या है? वृद्धि का अभाव होता हो, वहां पर क्या है? कह सकते हैं कि वृद्धि के अभाव में, वृद्धि के अभाव में भी अव्ययी भाव समास होता है। भाव समास होता है। समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है? वृद्धि के अभाव में भी क्या हो जाएगा? आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि जैसे क्या है? दुर्यौनम। क्या हो जाएगा? दुर्यौनम। तो दुर्यौनम, अब इसमें क्या है कि जो यमन है उनका क्या है? वैर्ध्य हो रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यवना। क्या हो जाएगा? देखिए दुर्यौनम, तो इसमें क्या हो जाएगा? यवना नाम व्यर्थी। यवना नाम व्यर्थी। तो यवनों की क्या हो रही है? वृद्धि का अभाव हो रहा है, या यवनों की दुर्गत। क्या हो जाएगा? यवनों की दुर्गति। यवनों की क्या हो रही है? दुर्गत हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं यहां पर यवनों की अभिवृद्धि नहीं हो रही है। अगला देखते हैं क्या हो जाएगा? दुःशकम। क्या हो जाएगा? दुःशकम। दुःशकम में क्या हो जाएगा? दुःशकम में भी अव्ययी भाव समास होगा, और दुःशकम में अव्ययी भाव समास होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? शका नाम। क्या हो जाएगा? शका नाम व्यर्थी। शका नाम व्यर्थी, यानी शकों की दुर्गत, या शकों की दुर्गत। क्या हो जाएगा? शकों की दुर्गत। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब देखेंगे अर्थाभाव। तो अर्थाभाव में विद्यमान अव्ययों में अव्ययी भाव समास होता है। में अव्ययी भाव समास होता है। जैसे उदाहरण में क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा निर्मच्छिकम। निर्मच्छिकम। तो निर्मच्छिकम यानी तो क्या हो जाएगा? इसका विग्रह क्या हो जाएगा? मच्छिकाणाम। मच्छिकाणाम अभावः। तो मच्छिकाणाम अभावः, तो क्या है? यहां पर मक्खियों का, यानी मच्छिका या मक्खियों का अभाव है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा? आपका निर्विघ्नम। निर्विघ्नम। तो निर्विघ्नम, तो क्या हो जाएगा? इसमें निर्विघ्नम, तो निर्विघ्नम में क्या हो जाएगा? विघ्नानाम अभावः, यानी विघ्न का अभाव है, अर्थात हमारा कार्य सही तरीके से संपन्न हो गया है, इसलिए यहां पर क्या है? निर्विघ्न हुआ है। तो निर्विघ्नम में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है। जैसे निर्जनम। निर्जनम, तो जना नाम अभावः। तो इसमें क्या है? जना नाम अभावः, तो यहां पर क्या है कि जना नाम यानी लोगों का अभाव है।
ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अव्ययी भाव समास होंगे। और ये जो भी उदाहरण आपको बताए जा रहे हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए उदाहरण हैं और इन्हीं से संबंधित आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला हम लोग देखते हैं कि कहां पर अव्ययी भाव समास और होगा। देखते हैं अत्यय के अर्थ में। अत्यय हम लोगों ने पढ़ा था अत्यय। तो अत्यय का अर्थ आप लोगों ने ये कहा था कि जहां पर ध्वंस या नाश, क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या होता है, ध्वंस या नाश। ध्वंस या अत्यय का अर्थ क्या हो जाएगा, ध्वंस या नाश। जहां पर इसके अर्थ में विद्यमान अव्यय में क्या है, अव्यय पदों में क्या हो जाता है कि कहीं पर ध्वंस या नाश के शब्दों का प्रयोग हुआ हो वहां पर क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे अतिहिमस, अति हिमम, अति हिमम। अब देखिए हिम का अर्थ क्या हो जाएगा, बर्फ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिम अति हिमम, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, हिम का नाश। तो क्या हो जाएगा, हिमस्य, अर्थ क्या, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, हिमस्य अत्ययः, यानी हिम का नाश। क्या हो जाएगा, हिम का नाश। अति हिमम। अतिरोगम, अतिरोगम, तो क्या हो जाएगा, रोगस्य अत्ययः, यानी रोग का नाश। क्या हो जाएगा, रोग का नाश। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और इसमें के जो अन्य अभी उदाहरण बाकी बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।